हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित कुमार एंड आई वेलकम टू यू क्लास फर्स्ट। आज जो क्लास होने वाली है पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इसका हम टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना बनती है। यानी कि जो ये एग्जाम है 2023-24 को 2034-24 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे होगा 2023-24। 2023-24 को टारगेट किया जा रहा है इस सेशन के माध्यम से। 2023-24 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं और जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, उनके लिए ये सेशन बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और यह जो सेशन है, सभी जो जितने भी स्टेट बोर्ड हैं और जहाँ पे हिंदी माध्यम की पढ़ाई हो रही है, जैसे कि मैं बात करूँ बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम वेस्ट बंगाल, उसके बाद राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, और जहाँ भी जो भी ऐसे स्टेट बोर्ड जहाँ पे हिंदी माध्यम से पढ़ाई हो रही है, उस सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लेटेस्ट पैटर्न पे 2023-24 का जो पैटर्न है, उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसमें मैंने बताया है कि जो शब्द है, पॉलिटिक्स शब्द है, और जो पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों जो शब्द हैं, इसमें क्या अंतर है। बेसिकली बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये तीनों शब्द एक ही हैं और बहुत बार एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग शब्द हैं। इन तीनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो जा करके जरूर देखिएगा। इसको देखने के बाद आपको राजनीति, राज व्यवस्था और राजनीति विज्ञान, इस तीनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा और कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको पता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है, यह मंडे टू फ्राइडे चलती है। और मंडे टू फ्राइडे अगर मैं टाइम की बात करूं, जो इसका टाइम है 8 से 8 बजे, ठीक है, 8 बजे शाम में इसको ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो 8 बजे शाम में मंडे टू फ्राइडे आप जरूर चेक कीजिएगा, आपको पॉलिटिकल साइंस का वीडियो मिल जाएगा। सेशन को लाइक कर देना है, क्योंकि अगर सेशन बहुत ही अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा फेवरेट सेक्शन कमेंट है, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं कमेंट पर्सनली पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए अपने सेशन पे आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, 2023-24 के लिए उपयोगी है। और ये जो चैनल है हमारा, क्लास फर्स्ट है। क्लास फर्स्ट कुछ और नहीं, हमारे चैनल का नाम है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, जो पहला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार को सोवियत संघ के द्वारा कब बनाया गया था। तो बर्लिन की दीवार को सोवियत संघ के द्वारा 1961 में बनाया गया था। वहीं 62 में क्या हुआ था, क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल संकट, यह जो हुआ था 62 में हुआ था। और 89 में क्या हुआ था, बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। जो बर्लिन की दीवार थी, यह गिरा दी गई कब, 1989 में। बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। तो जो भी पॉसिबल होगा, ऑप्शन को जितना भी एक्सप्लेन करना उतना मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। और ये आपके कंसेप्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कंसेप्ट की मैं बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस का कंटिन्यू क्लास यहाँ पे चल रहा है। जो पहला बुक है, जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, इसका पहला चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत हो चुका है। और दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, वो हो चुका है। और दूसरा चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत, यह भी कंप्लीट हो चुका है। हम लोग सिस्टमैटिक वे में चल रहे हैं कि पहले थ्योरी की क्लास हो रही है, उसमें सारा कंसेप्ट आपको क्लियर करवाया जा रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की क्लास हो रही है, उसके बाद सब्जेक्टिव की क्लास हो रही है। तो ऐसे करके सिस्टमैटिक वे में क्लास चल रहा है। तो जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको पता है, और जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, जिनको एग्जाम देना है 2023-24 में, या जिनको आगे साल भी एग्जाम देना है, तो वो जरूर देखिएगा, काफी अच्छा लगेगा आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सोवियत संघ कब अस्तित्व में आया। आपको पता है कि रूस में 1917 में क्या हुई थी, रूसी क्रांति हुई थी या समाजवादी क्रांति हुई थी। 1917 में समाजवादी क्रांति हुई थी। समाजवादी क्रांति हुई थी, और कहाँ हुई थी, तो रूस में हुई थी। रूस में 1917 में समाजवादी क्रांति हुई थी। इसको बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, इसी को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, इसी को रूसी क्रांति भी कहा जाता है। इसी को
1917 की क्रांति भी कहते हैं। तो ये 4-5 नाम है, अलग-अलग तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन सबका आंसर एक ही है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ कब अस्तित्व में आया, तो सोवियत संघ 1922 में अस्तित्व में आया, तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बर्लिन की दीवार को कब गिरा दिया गया? जस्ट पहले डिस्कस हो चुका है कि बर्लिन की दीवार को 1989 में गिरा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा 1989। 1961 में क्या हुआ था? बर्लिन की दीवार बनी थी और 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 1980 के दशक के मध्य में कौन सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने? 1980 के दशक के मध्य की बात की जा रही है, तो इसका अर्थ है कि 1985, ऑलमोस्ट इसी समय के आसपास की बात है। तो वो जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे वो मिखाइल गोर्बाचेव बने थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में 1917 में समाजवादी क्रांति हुई? जस्ट डिस्कस हो चुका है। 1917 में जो समाजवादी क्रांति हुई वह रूस में हुई थी। और ऐसे भी पूछ लेगा कि रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। या 1917 में रूस में हुई क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो समाजवादी क्रांति के नाम से। कैसे भी पूछ लेगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे दूसरी दुनिया कहा जाता है, या इनको सोवियत खेमे के देश, सोवियत खेमे के देश भी कहा जाता है। तो किनको कहा जाता है? पश्चिमी यूरोप के देशों को, या पूर्वी यूरोप के देशों को, मध्य एशिया के देशों को, या फिर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को। तो जो पूर्वी यूरोप के देश थे, पूर्वी यूरोप के वैसे देश, कुल 9 देश थे जो सोवियत नियंत्रण में थे। इन सभी को दूसरी दुनिया या फिर सोवियत खेमे के देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो आधिकारिक रूप से सोवियत संघ का जो विघटन हुआ है आधिकारिक रूप से, या 1991, यानी, और मैं डेट सहित अगर पूछ ले तो 25 दिसंबर 1991। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सब का सब मैं अपने थ्योरी के क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, जा करके देखिएगा आप। पेरेस्ट्रोइका जो पुनर्निर्माण और गैलास्नोस्ट की जो नीति थी, यह किस सोवियत राष्ट्रपति की देन है, या किस सोवियत राष्ट्रपति की नीतियां थी? यह जो नीतियां थी मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां थी, और इसका क्या अर्थ होता है, इस सब के बारे में आपको जानना है तो जरूर जाकर के देखिएगा। चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता का अंत, उसका प्लेलिस्ट, जो थ्योरी की क्लासें हुई है 4 क्लास, उसका प्लेलिस्ट मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपकी सारा सारा कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन का आंसर वहां से मिल जाएगा। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट, परमानेंट मेंबर, परमानेंट मेंबर किस देश को मिली, या परमानेंट मेंबरशिप कह सकते हैं, यह किस देश को मिली थी? तो यह रूस को मिला था। और रूस को क्या क्या कुछ बेनिफिट हुए, सारे परमाणु हथियार रूस ने ले लिए, परमानेंट मेंबरशिप रूस को दिया गया, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया, ये कुछ बेनिफिट हुआ था रूस को। तो ऐसा एक टॉपिक ही अलग से मैंने पढ़ा है कि रूस को बेनिफिट क्या क्या हुआ था। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी क्या थी? शॉक थेरेपी एक प्रकार की आर्थिक व्यवस्था थी जो पूर्वी सोवियत संघ के देश थे उन सभी को, यानी कि कहने का अर्थ है सोवियत संघ के जितने भी 15 देश थे उन सभी को अर्थव्यवस्था से उबारना, उन सभी को पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ लाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पूर्ववर्ती सोवियत संघ द्वारा अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ववर्ती का क्या अर्थ होता है ये समझिए अब। पूर्ववर्ती का अर्थ होता है पहले, पहले का। और एक शब्द होता है परवर्ती, परवर्ती इसका अर्थ होता है बाद वाला, बाद वाला। तो ये दोनों शब्द में कई बार एग्जाम में इस्तेमाल किए गए हैं, इन दोनों शब्दों को इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, जिसको इंग्लिश में CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बोला जाता है, इसकी स्थापना किसने की थी? नाम पूछा जा रहा है तो बोरिस येल्त्सिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1917 में रूस में जो समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी, इसका श्रेय किसको जाता है? तो वो श्रेय जाता है व्लादिमीर लेनिन को। व्लादिमीर लेनिन को रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है। और यह जो विचारधारा आई थी समाजवादी की, यह कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स की विचारधारा थी। इनकी विचारधारा थी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स की विचारधारा थी। रूस में हुई समाजवादी क्रांति के बाद जब समाजवादी राज्य की स्थापना होती है, तो वहां पे उससे पहले ये माना जा रहा था कि समाजवादी राज्य की स्थापना केवल एक कल्पना मात्र है, लेकिन जब रूस में क्रांति हुई और इस विचारधारा को स्थापित कर दिया गया, तो दुनिया ने मान लिया कि नहीं, इस विचारधारा से भी देश को चलाया जा सकता है, इस विचारधारा के लिए भी दुनिया में जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? यानी कि वैसे देश, सोवियत संघ से पहले के वो सभी देश, उन्होंने कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? तो उन्होंने समाजवादी व्यवस्था अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? देखिए 1961 में बर्लिन की दीवार बनी थी। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बर्लिन की दीवार बनी। ठीक, 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। बर्लिन की दीवार गिरा दी गई और उसके बाद 1990 में क्या होता है? 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और 91 में क्या हुआ था? यूएसएसआर का विघटन। यूएसएसआर का विघटन हो गया था 1991 में। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी क्या थी? अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, बस ध्यान ये रखना है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। शॉक थेरेपी क्या थी? आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल था, या फिर पूर्व सोवियत संघ के सदस्य देशों का आणविक मॉडल यानी कि परमाणु मॉडल था, या फिर सोवियत संघ के देशों का सैन्य मॉडल था, सैनिक मॉडल था, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल था। आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? जो दूसरी दुनिया के देश है, इनका एक और नाम है। इनका एक और नाम है। क्या नाम है इनको? इनका, जिनको सोवियत खेमे के देश कहा जाता है। सोवियत खेमे के देश। तो सोवियत खेमे के देश में किस प्रकार के देश आते हैं? तो वो सभी देश जो थे साम्यवादी देश आते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात कौन सा देश विश्व पटल पर महाशक्ति के रूप में उभरा? जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, आप सभी को पता है, यह चैप्टर हटा दिया गया एनसीईआरटी से, लेकिन इसको दो ध्रुवीयता का अंत, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू जरूरी है, और उसका भी वीडियो पूरा सिस्टमेटिक वे से मैंने बनाया है। हालांकि स्टेट बोर्ड की मैं बात करूं, जो बिहार बोर्ड की बात करूं, तो बिहार बोर्ड में अभी तक नहीं हटाया गया है। अगर आगे हटाया जाता है तो मैं इस पे अपडेटेड वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊंगा, लेकिन जब तक नहीं हटाया गया तब तक आप लोग पढ़िए और कंसेप्ट क्लियर होगा। जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो दुनिया में दो महाशक्तियां थी। ठीक है, शीत युद्ध के समय महाशक्ति जो थी, दो थी। एक तो यूएसए था और दूसरा यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर का तो विघटन हो गया कब? 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। तो विश्व के पटल पर अब कौन सी महाशक्ति बचा? सिर्फ यूएसए। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यूएसए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा कि 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो चुका, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के सेशन में अभी जस्ट पहले हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने? देखिए यहाँ टर्म जो यूज किया गया है निर्वाचित, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए। ठीक है,
जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि। यहाँ जो निर्वाचित शब्द का यूज किया गया है, यह क्यों किया गया? इससे पहले कैसी व्यवस्था थी? तो इससे पहले समाजवादी व्यवस्था थी और वहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव होता था, समाजवादी व्यवस्था में जो कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का जो भी महासचिव होता था, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव होता था, उसी को सोवियत संघ का राष्ट्रपति बनाया जाता था। लेकिन जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ, उसके बाद रूस में, यहाँ रूस की बात की जा रही है, रूस में निर्वाचन हुआ, यानी कि जनता के द्वारा वोट वोट किया गया और जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना। तो जनता ने जिस राष्ट्रपति को चुना था, उसका नाम था बोरिस येल्त्सिन। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉक थेरेपी की शुरुआत कब हुई थी? तो शॉक थेरेपी की शुरुआत सोवियत संघ विघटन की ओर था, लगभग विघटन होने ही वाला था। 1990 में, लगभग 1990 कह सकते हैं, 1 साल पहले 1990 में शॉक थेरेपी की शुरुआत हुई थी। और शॉक थेरेपी क्या था? सोवियत संघ के वे सभी देश, यानी कि 15 देशों के लिए एक नया पूंजीवादी मॉडल था, जिस मॉडल के तहत उन्होंने अमेरिका समर्थित पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया था और इसके बाद बहुत ही बुरे परिणाम देखने को मिले थे। इस सब के बारे में जिक्र किया गया है इस चैप्टर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई? राष्ट्रमंडल कह सकते हैं, या इसी को CIS या राष्ट्रकुल कहा गया है। CIS या राष्ट्रकुल कहा गया है, इसी को अलग अलग नाम है। इन्होंने जो भूमिका निभाई थी, उनका नाम था बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के किस नेता ने औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा दिया और खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण किया? औद्योगिकरण की जो रफ्तार थी, उनको उन्होंने काफी तेज कर दिया और जो भी खेती हो रही थी, उनको जबरदस्ती बलपूर्वक उसका सामूहिकीकरण किया, यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ खेती करने लगे और उस खेत आधारित उद्योग भी करने लगे। तो बहुत सारे लोगों का एक साथ खेती करना, इसको खेती का सामूहिकीकरण कहा जाता है। तो यह किसके समय में हुआ था? स्टालिन थे, जोसेफ स्टालिन, इनके समय में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने थे? तो अभी जस्ट डिस्कस हो चुका है, बोरिस येल्त्सिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के किस पार्टी ने एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया था? सोवियत संघ के किस राष्ट्रपति ने, पार्टी नहीं, राष्ट्रपति या फिर नेता, तो वो चाहते थे कि जो पूरा एशिया है, इसके लिए एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अपनाई जाए। अगर उस तर्ज पे, नाटो की तर्ज पे, अगर नाटो पर अगर हमला होता है तो नाटो के सभी सदस्य पे हमला माना जाएगा, उसी प्रकार वो एशिया में चाह रहे थे, लेकिन ऐसा होता नहीं। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सुझाव किसने दिया था? तो लियोनिड ब्रेजनेव ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लियोनिड ब्रेजनेव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन का नेतृत्व किसने किया था? तो सोवियत संघ के विघटन का नेतृत्व जो किया था, यह बोरिस येल्त्सिन ने किया था। बोरिस येल्त्सिन ने किया था। बोरिस येल्त्सिन के ही नेतृत्व में सोवियत संघ के जो 3 बड़े गणराज्य थे, रूस, बेलारूस और यूक्रेन, इन्होंने सिग्नेचर किया कि सोवियत संघ को अब विघटित किया जाता है। कब? 25 दिसंबर 1991 को। यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के किस नेता ने पश्चिम के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव दिया? जो शीत युद्ध का दौर था, उसमें जो वैचारिक मतभेद थे, जो हथियारों का होड़ चला आ रहा था, जो सारा का सारा फोकस था सिर्फ हथियारों पे था, एक दूसरे को नीचे दिखाने पे था, खुद को सुपर पावर की तरह प्रेजेंट करना था और बाकी जो जरूरी काम थे वो सभी पीछे छूट रहे थे। इसको ध्यान में रखकर सोवियत संघ के जो नेता हुए निकिता क्रुश्चेव, इन्होंने ये सुझाव दिया कि जो पश्चिम के देश, यानी कि अमेरिका और उसके जो अलाइड कंट्री है, पश्चिम यूरोप के देश, इनके साथ
शांति वार्ता की जाए, ये हथियारों की होड़ खत्म की जाए, ये उन्होंने सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव हुए। वही रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? तो रूस के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, रूस के प्रथम राष्ट्रपति ये कौन थे? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का कि रूस का ही जिक्र बार बार क्यों आ रहा है, जबकि सोवियत संघ 15 गणराज्यों का संघ था, तो सिर्फ रूस का ही नाम क्यों आता है? तो रूस का जिक्र इसलिए बार बार आता है क्योंकि सोवियत संघ में जो प्रभाव था सबसे ज्यादा यह रूस का था, या ये भी कह सकते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी में सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वह रूस का ही था। रूस के ही नेता जो सोवियत संघ के अक्सर महासचिव वगैरह बना करते थे, और जो महासचिव होता था वही राष्ट्रपति बनता था, इसलिए रूस का जिक्र आता है। तो रूस, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो रूस अलग हो गया, उसके बाद रूस में चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद जीत करके कौन आते हैं? बोरिस येल्तसीन। बोरिस येल्तसीन चुनाव जीत करके आते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग अगले क्लास में क्या करने वाले हैं कि अगले क्लास में जो करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सेशन करने वाले हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा 2023-24 के लिए हर स्टेट के बोर्ड के लिए ये बहुत, हर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, जरूर देखिएगा। सेशन अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट जो मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, पर्सनली आपको जवाब देता हूँ। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। क्लास देखने के लिए थैंक यू।